we often learn too late that we spent too much time worrying about the things that mattered least. With this beautiful thought, I welcome you all to my YouTube channel. मैं श्रेयस बड़िए आज आप लोगों के साथ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 39 पे डिस्कशन करने वाला हूँ जिसमें हम पोस्ट मौर्यन से सुंगा डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम पोस्ट मौर्यंस पिछले कुछ लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं, सो जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस पोस्ट मौर्यंस के नहीं देखे उन्हें देख ले ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माई फेसबुक, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट करने के पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम सक्सेसर्स जो पढ़ रहे हैं मौर्यंस के वो कौन कौन से थे। सक्सेसर्स यानी जैसे कि हम जानते हैं कि मौर्यंस जो थे उनका एट द एंड उनका पूरा जो किंगडम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, कुछ टुकड़ों में वो बट गया और उस पे अलग अलग लोग आके रूल करने लगे और इस तरह से मौर्यंस खत्म हो गए थे। ये हमने देखा था। तो उसमें कुछ हमने फॉरेन सक्सेसर स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर्स तक। हमने इंडो ग्रीक को स्टडी कर लिया, हमने शकाज को स्टडी कर लिया, पार्थियंस और कुशान को भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो फॉरेन सक्सेसर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो नेटिव सक्सेसर थे वो मौर्यन पीरियड के। अब यहाँ पे एक आपको डाउट नहीं रखना है मन में कि इनके जो ईयर्स है वो कभी कभी एक टाइम पे ही दो लोग आपको दिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस मैप में देखोगे तो अलग अलग मौर्यंस के अलग अलग टेरिटरी पे अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। तो कहीं पे नेटिव भी कर रहे थे और उसी टाइम पे कहीं पे फॉरेनर्स भी कर रहे थे। तो अब हम नेटिव देखने वाले जो कि इंडिया के ही थे। उसमें आते हैं सबसे पहले सुंगा। सुंगा डायनेस्टी जो थी वो पहली नेटिव डायनेस्टी बनती, नेटिव सक्सेसर बनते हैं मौर्याज के। जैसे कि मैं आपको जब डिक्लाइन ऑफ मौर्याज बता रहा था तब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुष्यभूति सुंगा जो थे उन्होंने पुष्यमित्र सुंगा जो थे उन्होंने जो आखिरी मौर्य रूलर थे उनको मार दिया था और यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी उन्होंने सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी जो है उसको आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। और सुंगा डायनेस्टी की जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट मानी जाती है वो है 185 बीसी से तो 75 बीसी तक। हालांकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट्स दी हुई हो सकती है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो डेट है ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है जो मैंने ढूंढ के निकाली हुई है अलग अलग सोर्सेस से। आपको इसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं सुंगा डायनेस्टी का सबसे पहले मैप ताकि आपके माइंड में एक तरह से लोकेशन सेट हो जाए। अब यहाँ पे आपको यहाँ जो किंगडम दिख रहा है ये जो किंगडम दिख रहा है ये है सुंगा एम्पायर। सुंगा लोगों ने यहाँ का जो पार्ट था मौर्य एम्पायर का इस पे कब्जा जमा लिया था, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, इस पे इसको कैप्चर कर लिया था। ये एरिया में ही सुंगा एम्पायर रहा। तो अब हम इस एरिया के जो भी चीजें हैं वो यहाँ स्टडी करने वाले हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रूलर से और पहले जो रूलर बनते हैं वो है पुष्यमित्र सुंगा। पुष्य अब यहाँ पे सुंगा का जो स्पेलिंग है वो अलग अलग जगह अलग अलग दिया हो सकता है। कहीं कहीं पे SHUNGA ये भी लिखा हो सकता है क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है। ये एक्चुअली जो लैंग्वेज है ये अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं थी। तो इसको हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो सुंगा शुंगा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग स्पेलिंग दिखेंगे। आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे तो आप कोई भी स्पेलिंग यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे SUNGA सुंगा यूज किया है, कुछ लोग शुंगा भी यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट रूलर जो है ये है पुष्यमित्र सुंगा और यहाँ पे आपको उनका स्कल्पचर, यहाँ पे उनका स्टैचू दिख रहा है। स्टैचू से हम ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह से दिखते थे। अब उसके बाद ये देख लेते हैं इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड रीन का जो पीरियड है वो था 185 BC से 149 BC तक। पुष्यमित्र सुंगा का जो फर्स्ट सुंगा रूलर बनते हैं वो। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पुष्यमित्र सुंगा जो थे ये ब्राह्मण आर्मी चीफ थे बृहद्रथ के। बृहद्रथ जो थे ये आखिरी मौर्य किंग थे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। उनके ये आर्मी के चीफ थे पुष्यमित्र सुंगा और ये एक ब्राह्मण थे। इन्होंने बृहद्रथ जो थे इनको मार दिया था और इन्होंने खुद का एम्पायर सेटअप कर लिया था और डेट मानी जाती है 185 या फिर 186 BC की। तो हमने जो यहाँ पे डेट कंसीडर की है वो है 185 BC, तो हम 185 BC याद रखेंगे। इन्होंने इनका मर्डर कर दिया था और यहाँ पे उन्होंने अपनी डायनेस्टी सेटअप की थी। अब उनका नाम सुंगा था इसलिए सुंगा डायनेस्टी से कहा जाता है। दूसरी बात ये कि इनको मारने के पीछे के रीजन ये माने जाते हैं कि बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था मौर्यंस के वक्त और ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था वो खत्म होते दिख रहा था। इसी चीज के कारण शायद ब्राह्मण लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने
उन्होंने इनका मर्डर कर दिया, ये कुछ रीजन माने जाते हैं, बट हम नहीं जानते कि यही एग्जैक्ट रीजन है या नहीं। इस पे और भी काफी सारे डिस्प्यूट चलते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऐसा कोई रीजन लिखा नहीं, एग्जाम में भी आपको पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जो पुष्यमित्र शुंगा थे, उनका कैपिटल पाटलिपुत्र में हुआ करता था। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, है ना। तो ये जो रीजन है यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र दिख रहा है, ये जो पाटलिपुत्र एरिया है ये कैपिटल हुआ करता था पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे, शुंगा डायनेस्टी का। उसके बाद उनपे ऐसा माना जाता है कि दो ग्रीक किंग्स जो थे, जिनका नाम था मिनेंडर और डेमेट्रियस, ये दोनों ने अटैक भी किया था शुंग डायनेस्टी पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बाकी भी यहाँ पे किंगडम्स है। सो ये ग्रेको बैक्टेरियन या जितने भी किंगडम्स है वहां से यहाँ अटैक होते थे। तो दो ग्रीक किंग्स ने अटैक किया था, मिनेंडर और डेमेट्रियस ने। इन लोगों के अटैक को सक्सेसफुली काउंटर किया था पुष्यमित्र शुंगा ने। उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होने दिया था ये ग्रीक किंग्स को। उसके साथ साथ कलिंगा के जो किंग थे, जिनका नाम था खारावेला, खारावेला जो थे उन्होंने भी अटैक किया था, और ये भी इनको भी उन्होंने काउंटर कर लिया था शुंगा ने, पुष्यमित्र शुंगा ने। सो ये पूरा एरिया बनता है जहां पे ये कंट्रोल किया गया था। उसके बाद उन्होंने विदर्भ जो रीजन आता है आज के प्रेजेंट डे, वो महाराष्ट्र में आता है। सो विदर्भ का जो रीजन है उसको भी कॉन्कर किया था यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा ने। उसके साथ साथ ये जिस रिलीजन को फॉलो करते थे या जिस कल्चर को फॉलो करते थे वो ब्राह्मणिज्म था। ब्राह्मणिज्म को यहाँ फॉलो कर किया जाता था। हालांकि ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण ये अलग से कोई रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म में आता है, बट ब्राह्मण जो भी कल्चर है उसको फॉलो करते थे पुष्यमित्र शुंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाकी रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया, बट कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि जो शुंगा थे उन्होंने काफी सारे स्तूप भी तोड़ दिए थे इस टाइम पे, जो बुद्धिज्म के स्तूप थे। काफी तरह से, एक तरह से वो नफरत करते थे, ऐसा भी कहीं कहीं पे लिखा गया। ये चीजें डिस्प्यूटेड है, हमको ये चीजें नहीं देखना है कि क्या था, हमको ये देखना है कि इनके वक्त क्या हुआ। तो काफी सारे जो स्तूप थे, जैसे कि सांची या बारहुत का जो स्तूप है उसको उन्होंने रिनोवेट भी किया। सांची का स्तूप, जो कि आप जानते हो कि मौर्यन टाइम का स्तूप है, उसको भी उन्होंने रिनोवेट किया था, उसको उन्होंने ठीक करने का काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने जो सांची स्तूप है वहां पे स्टोन का गेटवे तक बनाया। तो उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट भी किया हुआ दिख रहा है हमें आर्किटेक्चर को, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को। सो हम यहाँ पे कुछ भी चीजें कंफर्म नहीं कह सकते कि ये हेट करते थे या नहीं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, ही परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइसेस, जिसको यज्ञ कहा जाता है। जो वैदिक यज्ञ थे वो उन्होंने परफॉर्म किए थे, जैसे कि एक अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया। ये सब यज्ञ उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किए थे, ये भी माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो संस्कृत ग्रामर जो लिखते थे, जिनका नाम है पतंजलि, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया था, उनको भी उन्होंने डेवलप होने का मौका दिया था। तो ये पुष्यमित्र शुंग थे, जिनका इस तरह से एक रूल जो था वो चला, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एग्जाम के लिए जो है वो बता चुका हूँ। उसके बाद अगले रूलर जो हम पढ़ते हैं वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र अगले रूलर बनते हैं, और अग्निमित्र का जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट माने जाते हैं उनके रीन की, उनके इरा की, वो है 149 बीसी से तो 141 बीसी तक। आप जैसे कि जानते हो जो बीसी होता है वो उल्टा चलता है, बीसी जब उल्टा चलता है और एडी सीधा चलता है, सो एडी में 1 के बाद 2 आता है, ओके, और बीसी में 2 के बाद 1 आता है। इस तरह से ये चलता है। सो ये मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ 149 के बाद 141 आएंगे। सो इस तरह से ये चलेगा। सो यहाँ पे इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है वो है 149 बीसी से 141 बीसी तक। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्कल्पचर है, ये इसमें आप देख सकते हो कि इस तरह से ये दिखते होंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ एविडेंसेस नहीं है कि ये लोग कैसे दिखते थे। अब अग्निमित्र के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इतनी ही है कि अग्निमित्र जो थे ये पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि उनका जो रीन था उस वक्त विदर्भ ये कुछ टुकड़ों में बट गया था और ये एम्पायर से बाहर हो गया था। विदर्भ यहाँ पे एम्पायर से लॉस, एम्पायर जो था उन्होंने ये लॉस्ट उन इसे खो दिया था, ये हम कह सकते हैं। वो हार चुके थे विदर्भ को। तो विदर्भ रीजन इस वक्त एम्पायर के हाथ से चला गया था, शुंगा एम्पायर के हाथ से। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अग्निमित्र जो थे वो कालिदास की जो पोयम है, बहुत फेमस पोयम है, दैट इज मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास ने लिखी हुई है, संस्कृत पोयम है। कालिदास जो थे ये लिखते थे, पोएट थे, तो उनका ये जो ड्रामा भी है ये संस्कृत में मालविका अग्निमित्रम, और ये लिखा था अग्निमित्र के ऊपर कालिदास ने। तो इसके हीरो जो है वो अग्निमित्र थे, और इसीलिए इसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। सो आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे मालविका
क्यों लिखा हुआ है अग्निमित्र। सो अग्निमित्र में तो आपको कंफर्म हो गया है कि माल अग्निमित्र तो ये शुंगा है, इनके ऊपर है इसलिए अग्निमित्र। और मालविका जो है ये एक एग्जाइल्ड गर्ल थी, है ना। तो उसका एक पिक्चर था, उसको देख के इनको प्यार हो गया था अग्निमित्र को। इस तरह का ये ड्रामा है, तो इट इज अ लव स्टोरी बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्र, दैट इज वाई इसे कहा जाता है मालविका अग्निमित्रम। सो ये मालविका अग्निमित्रम है जो कि कालिदास का एक पोएम है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि उनके जो बेटे थे जिनका नाम था वासुमित्र, वो अग्निमित्र के बाद रूलर बनते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके वक्त बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुए और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपको नॉर्मल लाइफ में भी इस ये जो बाकी जो लेटर सुंगा किंग्स है इनके ऊपर नॉलेज, इनके बारे में नॉलेज रखने की कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर आपको सोर्सेस भी उतने नहीं मिलेंगे। सो हम अग्निमित्र को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम कुछ लेटर सुंगा किंग्स जो है वो कौन कौन रहे वो थोड़ा सा हम एक ऊपर ऊपर जानकारी ले लेते हैं। वासुमित्रा के जो सक्सेसर थे, अब आपको तो पता है अग्निमित्र के वासुमित्रा है, वासुमित्रा के बाद कौन आए ये बिल्कुल कंफर्म कुछ सोर्सेस से पता नहीं चल रहा है। अलग अलग नाम लिए जाते हैं, जैसे कि आंध्रक लिया जाता है, पुलिंदक लिया जाता है, या फिर वज्रमित्र लिया जाता है, या घोष लिया जाता है। ये अलग अलग नाम लिए जाते हैं कि ये लोग इनके बाद सक्सेसर रहे होंगे। बट ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि आखिरी जो सुंगा किंग थे वो देवभूति थे, और देवभूति जो थे सो ही वॉज प्रिसीडेड बाय भागभद्र। तो भागभद्र के बाद आए थे वो थे देवभूति। तो भागभद्र इनके पहले, उसके बाद देवभूति आए थे, इतना हमें पता चलता है। और आखिरी जो किंग बने वो बने देवभूति। देवभूति जो थे इनको उनके खुद के ही मिनिस्टर ने मार दिया था देवभूति को, जो कि आखिरी सुंगा किंग बनते हैं। और उन जिन्होंने मारा था उनका नाम था वासुदेव कानवा। सो वासुदेव कानवा ने, उन्हें माना जाता है कि 73 बीसी में, या फिर कहीं कहीं पे लिखा जाता है 75 बीसी में मार दिया गया। और उसके बाद एस्टेब्लिश किया गया कानवा डायनेस्टी को मगध में। सो मगध में जो कानवा डायनेस्टी चली वो 75 बीसी से स्टार्ट हुई, ऐसा भी लिखा गया है कानवा डायनेस्टी में। तो इसके बाद कानवा डायनेस्टी शुरू होती है, क्योंकि देवभूति को मार दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कानवा। तो अगले लेक्चर में तो हम कानवा पढ़ने वाले हैं, बट अब हमको जो पढ़ना है वो है जो ये सुंगा रूल था उसका इफेक्ट क्या रहा तो इस देश पे, या फिर ओवरऑल क्या इफेक्ट रहे सुंगा रूल के। तो सुंगा रूल के इफेक्ट्स अभी हम स्टडी करते हैं। इफेक्ट्स में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हिंदुइज्म जो कि एक तरह से कम होता हुआ दिख रहा था मौर्यंस के टाइम पे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मौर्यंस जो थे उनका बुद्धिज्म को ज्यादा सपोर्ट रहा, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जैनिज्म को भी सपोर्ट रहा। सो हिंदुइज्म जो एक तरह से खत्म होता हुआ दिख रहा था वो फिर से रिवाइव हो गया अंडर सुंगा। सुंगा ने उनको फिर से रिवाइव कर दिया। जो कास्ट सिस्टम था वो फिर से रिवाइव हो गया, और यहां से फिर से ऊपर आने लगे ब्राह्मण। तो ब्राह्मणस जो थे ये फिर से ऊपर आ गए। जो पहले की सिचुएशन थी, उनकी जो पहले की पोजीशन थी वो बनने लगी यहाँ पे। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है सुंगारीन का, वो ये था कि अलग अलग कास्ट यहाँ पे हमें देखने मिली, और इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन सोसाइटी। और अलग अलग कास्ट तो कास्ट दिखी, बट जितने भी फॉरेनर्स थे वो इंडियन सोसाइटी में ही ढलने लगे। इतना एक चेंज हमें यहाँ पे देखने मिला। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अगर और एक डेवलपमेंट हम ये देखें तो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका यहाँ प्रोमिनेंस बढ़ता गया इस टाइम पे। और ये भी कहा जाता ये भी हम देख सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट वर्क है इस टाइम का वो संस्कृत में लिखा गया था। सो यहाँ पे संस्कृत को बहुत ज्यादा महत्व मिला, और बुद्धिस्ट वर्क भी इवन संस्कृत में लिखा जाने लगा। और जो सुंगास थे उनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ये भी काफी फेमस है। जैसे कि हम ये आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो हम ये सब चीजें स्टडी करेंगे। इनका कुछ आर्ट में आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के कुछ आर्ट्स हमें देखने मिलते हैं सुंगा के, बहुत खूबसूरती से यहाँ आर्ट्स बनाए गए हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि देयर वाज एन इंक्रीज इन यूसेज ऑफ ह्यूमन फिगर्स, है ना। तो ह्यूमन फिगर्स या फिर जो भी सिंबल्स है उनका आर्ट्स में इस वक्त यूज करना बहुत ज्यादा शुरू हो गया था, जो कि पहले हमें नहीं दिखता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन फिगर से ज्यादातर यूज किए जा रहे हैं। तो ये सुंगा आर्ट है जो कि बहुत फेमस है, और ये इफेक्ट रहे सुंगा रूल के। सो इस तरह से हमने इस लेक्चर में जो पढ़ा वो था सुंगा डायनेस्टी। हम यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम कानवा डायनेस्टी को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूले, शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज शेयर करते रहूँगा। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशंस, ये मेरे फेसबुक के पेज है। आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, मैंने इंस्टाग्राम आईडी, और श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में कानवा डायनेस्टी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।